Okay, so the purpose and role of human resource management. So in this video, we'll be looking at how a human resource department works and how does human resource management fulfill its purpose and what role does it perform. So human resource management aims to ensure, इनका एम होता है ये इंश्योर करना कि एक बिजनेस के पास अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं और वो सिर्फ क्वांटिटेटिव नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फुलफिल करना नहीं, उनकी क्वालिटीज भी उस तरह की होनी चाहिए विद अप्रोप्रिएट के एम्प्लॉयज के पास अप्रोप्रिएट स्किल्स हों जो बिजनेस को उस वक्त और उस जगह पर रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं कि एक बिजनेस है जिसका शू मेकिंग का बिजनेस है। उस शू मेकिंग के बिजनेस में उसको रोज 100 पीसेस बनाने, तो उसको एक तो दो चीज़ें इंश्योर करनी है कि उसके पास एक तो इतने एम्प्लॉयज हों जो 100 शूज़ बना सकते हो। सेकेंडली, उसके पास वो एम्प्लॉयज हों जिनको शूज़ बनाने आते हो। अब अगर वो शू मेकिंग बिजनेस में एक प्लम्बर को या कारपेंटर को रख लेगा तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा क्योंकि उनके पास राइट क्वालिटीज नहीं होंगी। और लाइक अगर वो अपने शू मेकिंग बिजनेस में सिर्फ 10 शू मेकर्स रखेगा तो बहुत चांस है कि वो 100 शूज पर डे नहीं आउटपुट दे सकें। तो इसलिए इनके ये दो रोल्स हैं। अब इनके रोल समझते हैं। द रोल ऑफ HRM इन मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये रोल को थोड़ा जूम इन करके देख लेते हैं। रिक्रूट एंड सेलेक्ट न्यू स्टाफ। उनको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है जो पूरी हायरिंग होती है और न्यू स्टाफ को सेलेक्ट करना जब एडिशनल पर्सनल रिक्वायर्ड हो। इंडक्शन, arrange for new staff to be familiarized with organization structure, policies and working practices। अब इसका क्या मतलब है कि जब आप एक नए स्टाफ को हायर करते हैं, किसी नई हायरिंग करते हैं, तो वो बंदा एक आउटसाइडर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में नया एंटर हुआ होता है। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स नहीं पता होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के उसकी उसको चेन ऑफ कमांड क्या है, उसको किसको रिपोर्ट करना है, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वायलेशन में काउंट होती हैं, लेट कमिंग, इन सारी चीज़ों की वर्किंग आवर्स। तो ये सारी चीज़ों से फेमिलराइज कराना अगेन आपके HR डिपार्टमेंट या HR के रोल में आता है। Organize any necessary training. This might be for new or existing personnel who might need to acquire new skills or improve existing ones। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक बिजनेस में होते हैं तो आप एक अब दो एग्जाम्पल्स इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है कि एक आपका अकाउंटेंसी फर्म है जहां आप टैक्सेस फाइल करते हैं। अब इस साल कुछ नया टैक्स लॉ आ गया जिसकी वजह से टैक्स के रूल्स में कुछ अमेंडमेंट आ गई। तो अब ज़रूरी होगा कि मैं अपने वर्कर्स को ये एक्सप्लेन करूं, तो उसके लिए मैं अपने HR से कहूँगा कि कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें जिसमें हम अपने वर्कर्स को नए टैक्स लॉज इंट्रोड्यूस कर सकें। ये एग्जिस्टिंग वर्कर्स की बात हो रही है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, एक मैंने नया बंदा हायर किया। अब मुझे पता है कि उसको ये रूल्स नहीं पता है या उसके पास ये ट्रेनिंग नहीं है जो हम एक ऑफर करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक सर्टेन सर्टिफिकेशन, एक सर्टेन ट्रेनिंग नीड करके आते हैं, जैसे उन्होंने 5S की ट्रेनिंग की होती है। तो अगर मैं ये क्लेम करता हूँ तो फिर अगर मैं एक नया बंदा हायर करूँ और उसने ये ट्रेनिंग ना की हुई हो तो ये HR डिपार्टमेंट का काम होगा कि उसको ट्रेन करें और फिर उसके पास इस ट्रेनिंग की कोई सर्टिफिकेशन होती है या नहीं होती है अगर, तो मतलब एटलीस्ट वो ट्रेन तो करे इस बंदे को। ये इस तरीके से एक न्यू हायर्स को भी ट्रेन करते हैं। तो ये दोनों पे अप्लाई होते हैं, न्यू हायर्स पे भी और एग्जिस्टिंग पर्सनल्स पे भी। रिकॉर्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, रिकॉर्ड KPIs एंड कंडक्ट स्टाफ अप्रेजल्स। अब बहुत ज़रूरी होता है, HR का ये बहुत ज़रूरी रोल है जो समझना कि रिकॉर्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब मैं पहले बताता हूँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है। एक तो होती है आपकी परफॉर्मेंस की इंडिकेशंस। अब हम एक बैट्समैन है या एक क्रिकेटर है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे इंडिकेट करेंगे? इसकी फिटनेस से, इसके रन से, इसकी परफॉर्मेंस में जितने भी मैट्रिक्स आते हैं उनको। मगर अगर उस बैट वो बंदा जो क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो बैट्समैन है, तो उसकी परफॉर्मेंस को मैं कैसे एनालाइज करूंगा? उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के वो एक अच्छा बैट्समैन है या बुरा बैट्समैन है ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? उसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख के। जैसे एक बैट्समैन के लिए उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा उसके रन्स, उसका एवरेज या जो कुछ भी होता है। एक फुटबॉलर के लिए उसका, एक स्ट्राइकर है फुटबॉल का, तो उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा? उसके गोल्स। उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे? उसकी फिटनेस, उसके टचेस पर 90,
उसकी जितने भी ये सारे आपके मैट्रिक्स होते हैं, जितने भी आपके सारे स्टेटिस्टिक्स होते हैं, मगर उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा स्ट्राइकर का? उसके गोल्स। उसी तरीके से एक वर्कर है, अब एक मैनुअल वर्कर है जो हाथ से आपकी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, या वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, हाथ से जूते बनाता है। तो उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा कि वो एक दिन में कितने जूते बनाता है, एक घंटे में कितने जूते बनाता है, ये सारी चीज़ें। उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे कि उसका टाइम इन टाइम आउट सही है, वो उसकी ड्रेसिंग सही है, ये सारे उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उसका एटीट्यूड कैसा है। और एचआर का ये भी रोल होता है कि जो कि अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मीट करें या उनको मेंटेन करें, उनको अप्रेजल्स दें, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन उनकी मेंटेन रखने के लिए, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी होगा, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ इस तरह का अप्रेजल रखें जिससे स्टाफ खुश रहे। तो ये भी एचआर के रोल में आता है। Moreover, advise management and employees on issues such as staff training and development needs and opportunities, promotion routes, employment contracts, and redundancy issues. इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के देखते हैं। एचआर का काम होता है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट होता है, जहाँ रिकग्नाइज डिपार्टमेंट्स हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी, वहाँ पर आपका एचआर का डिपार्टमेंट होता है। उसका क्या काम होता है कि वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है आईजेपी, इंटरनल जॉब पोस्टिंग, के वो उनके पास कोई अगर नई पोजीशन आती है तो वो इंटरनली पहले उसको सर्कुलेट करते हैं और फिर कुछ दिन बाद उसको जो है एक्सटर्नली पब्लिश करते हैं, एक्सटर्नली एडवर्टाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी प्रायोरिटी देना चाहते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़। तो इस तरीके से और एक और तरीका कि एक नई स्टाफ ट्रेनिंग आई। अब लेट सपोज के एक अकाउंटेंसी फर्म है, वहां पर एक कोई नया आईएएस आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया। अब ये एचआर का काम नहीं है कि वो उसको पता हो ये स्टैंडर्ड क्या है, मगर एचआर का ये काम जरूर है कि वो जाके जो भी उनकी प्रोडक्शन की टीम है, जिनका जो ऑपरेशंस मेंटेन करती है, जैसे अगर अकाउंटेंसी फर्म है तो जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं दूसरों के लिए, अकाउंट्स के मुतालिक जो भी काम करते हैं, उनको जाके बताएं कि ये नया आईएएस आया है और हम चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग दें या ये डेवलपमेंट करें, कि जैसे कोई एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम नज़र आया जिससे स्टाफ की आपको मोटिवेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एफिशिएंसी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो आप जाके अपने डिपार्टमेंट्स को बताएं, मैनेजमेंट को एडवाइस करें कि ये एक नई डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आई हुई, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी भी आई हुई और हम चाहते हैं इम्प्लीमेंट करें। तो ये एचआर के भी रोल में आता है। और अपॉर्चुनिटीज़ भी बताते हैं इसकी, नीड भी बताते हैं कि आईएएस की, जैसे अब ये आईएएस की स्टडी करना ज़रूरी है, तो ये एक नीड हो गई। उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी के एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप 5 ट्रेनिंग कोई इदारा करा रहा है, तो फिर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जाके अपने मैनेजमेंट को बताएगी कि ये ट्रेनिंग हो रही है और इससे हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो वी एडवाइस दैट आवर एम्प्लॉइज अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेक दिस ट्रेनिंग। उसी तरीके से प्रमोशन, अब एक बंदा है जिसकी प्रमोशन डी है नज़र आ रही है, तो वो एचआर के थ्रू अपनी प्रमोशन के रूट पूछेगा कि भाई मुझे प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए। या प्रमोशन, अब एचआर उसको बताएगी अच्छा आपने प्रमोट होना है तो आपने लेट सपोज ये चीज़ें मीट करनी है, ये टारगेट्स मीट करने हैं। तो अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन चाहिए तब भी आप एचआर को कांटेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कब खत्म हो रहे हैं, उसमें कौन सी आपकी क्लॉजेज हैं, उसमें क्या इफेक्टिव, इसकी क्या किस तरीके से वो अप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें एचआर में आती हैं कि आपका कब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। रिडंडेंसी इशू, अच्छा अभी रिडंडेंसी का वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में फायरिंग दो तरह से होती है। एक तो हो गया आपका कि आपकी गलती थी तो आपको निकाल दिया गया, और एक होता है कि वर्क, अब ऑर्गेनाइजेशन को उतने वर्कर्स की नीड नहीं है। लेट सपोज कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक वक्त में 100 वर्कर्स रखे हुए थे। अभी दो सिचुएशन है, मैं दोनों सिचुएशन को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि 25 वर्कर्स थे जिनकी रेगुलरली लेट लगती थी, ऑर्गेनाइजेशन ने उनको निकाल दिया, तो इसको तो फायर करना कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी मिस्टेक पे आपको फायर कर दिया। दूसरी चीज़ है, एक कंपनी ने 100 वर्कर्स ही रखे हुए थे, मगर अब उसके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन में थी, कॉन्स्टेंटली डिमांड गिर रही थी। तो उसने क्या कहा कि हम 30 वर्कर्स को रिडंडेंट करना चाहते हैं,
इसमें 30 वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की तो जिस वजह से उनको निकाला जा रहा है। उनको सिर्फ इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि उनकी अब नीड नहीं है, या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कटिंग पे काम कर रही है, या फॉर एनी रीजन अगर उनको निकाला जा रहा हो, उनको उनकी गलती ना हो तो वो रिडंडेंट करना कहेंगे। डिसिप्लिनरी एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर्स प्रोवाइड एडवाइस टू एम्प्लॉयज एंड मैनेजर। अब ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पर ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाती है, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन की नीड अराइज हो जाती है। कुछ वर्कर्स के दरमियान लड़ाई हो गई, किसी ने कोई ऐसी फाउल लैंग्वेज यूज कर ली, या कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच कर लिया जिसकी वजह से आपको उनको डिसिप्लिनरी प्रोसीजर से एडवाइस भी करना पड़ता है और कभी कभी एक्शन भी लेना पड़ता है। एक्शन तो वैसे कंप्लायंस लेती है नॉर्मली। और ग्रीवेंस प्रोसीजर्स, अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज नाराज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से कि आपने, लेट सपोज केपीआईज आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, आपकी मीट नहीं हुआ था, आपका बोनस कट गया, एम्प्लॉय नाराज। तो एचआर उसको समझाएगी कि ये केपीआईज हैं, ये आप मीट करेंगे तो आपका बोनस बनेगा। अब वो एम्प्लॉय समझ जाएगा तो उसकी ग्रीवेंस दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है जी मॉनिटर स्टाफ मोरल एंड वेलफेयर। अब ये एचआर का काम होता है कि स्टाफ के मोरल्स को मॉनिटर करें। अगर आपको एक लग रहा है कि एक एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड है तो कोशिश तो करें उसको मोटिवेट करें, और अगर वो मोटिवेट नहीं हो सकता है तो उसको रिप्लेस करें। क्यों? क्योंकि अगर उसका मोरल लो होगा तो वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा, उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्टेड होगी, और जिस जिस दिन के साथ वो बैठता है उठता है उन सब में भी वो एक नेगेटिविटी फैलाएगा। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा है। तो आप देखते रहें कि सबके मोरल्स हाई हों, और अगर किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत है वेलफेयर की, या फिर भी एक वेलफेयर का काम रखते रहें, क्योंकि अगर इससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन की। नेगोशिएट विद एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट्स एंड ट्रेड यूनियंस। अब अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को के एम्प्लॉयज़ से मसले हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे चले जाते हैं, एम्प्लॉयज़ काम नहीं करना चाहते, एम्प्लॉयज़ छुट्टियां कर रहे होते हैं, या कुछ भी हो, कोई भी ऐसा इशू जिसमें ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के दरमियान कुछ टसल क्रिएट हो जाए। तो दिस इज वेयर एचआर कम्स इन एंड ट्राइज टू रिजॉल्व दिस इशू बिटवीन बोथ ऑफ दीज पार्टीज। मैनेजमेंट में कोई आपकी ऐसा हो जाए, इशू हो जाए जिससे मैनेजमेंट के दरमियान कोई इशू हो जाए कि दो डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे, तब भी एचआर बीच में आएगा, उन दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करेगा और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेगा। उसी तरीके से ट्रेड यूनियंस के साथ जितनी भी नेगोशिएशन है वो भी सारा एचआर का काम है। अब ट्रेड यूनियंस होती हैं वर्कर्स की यूनियन, जो वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। वो कभी कभी पेड होती है, कभी कभी पेड नहीं होती, डिपेंडिंग किस तरह की ट्रेड यूनियन है। ये हम सब बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रेड यूनियंस अगर अपने वर्कर से कहती है हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं क्योंकि हमें पे राइज चाहिए, और फिर ट्रेड यूनियन वर्कर्स के बिहाफ पे निगोशिएट करती है, तो वर्कर्स के बिहाफ पे ट्रेड यूनियन निगोशिएट करेगी, और ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन का एचआर डिपार्टमेंट निगोशिएट करेगा। नेक्स्ट है जी वर्कफोर्स प्लानिंग। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, काफ़ी समझना उसको ज़रूरी है। वर्कफोर्स प्लानिंग is to anticipate the future labor requirements, comparing those needs with the current workforce, and sorry, yeah, and making plans to correct any imbalance so that the business will have the correct number of employees when required, and with the appropriate skills. This will this will also include ensuring that equality and diversity within the workforce is considered when planning for future workforce requirement. क्या मतलब सर? वर्क फोर्स की प्लानिंग बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एक एचआर डिपार्टमेंट को सारी वर्क फोर्स प्लान करनी होती है कि आगे जाके अगर सीजन आ रहा है मेरे प्रोडक्ट का, लेट्स सपोज कि मेरा क्लोथिंग बिजनेस है और आगे जाके मुझे पता है कि विंटर आ रही है जिसमें मेरे विंटर के क्लोथ ज़्यादा बिकेंगे, तो मुझे एक्स्ट्रा वर्कर्स की ज़रूरत है जो जैकेट्स बनाए। तो ये मेरे एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि वो फ्यूचर की लेबर रिक्वायरमेंट को अब कंसिडर करे और अपनी करंट वर्कफोर्स से करे। अब मुझे पता है कि आगे जाके मुझे एटलीस्ट 100 जैकेट वर्कर्स, जैकेट बनाने वाले लेबर की ज़रूरत होगी, और मैं अपनी करंट वर्कफोर्स में देखता हूँ तो मेरे पास 75 वर्कर्स हैं। तो इसका मतलब है ये एचआर का काम है कि वो 25 हायरिंग्स करे ताकि जब मेरे पास
कल को विंटर्स आएंगी और सीजन आएगा तो मेरे पास लेबर कम ना हो. सो द बिजनेस हैज द करेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज when required and when planning and with appropriate skills. और इसका ये मतलब है कि वो जैकेट बनाने वाले ही लगे रखे. अब आगे मुझे पता है कि जैकेट्स का सीजन विंटर्स का सीजन आ रहा है, जैकेट्स की डिमांड बढ़ेगी. मेरे पास 25 जैकेट बनाने वाले कम है, मगर मेरा एचआर डिपार्टमेंट जाके 25 समर क्लोथ बनाने वाला रख देता है, टैंक टॉप्स बनाने वाला रख देता है. क्या मेरी रिक्वायरमेंट मीट हुई? नो सर. क्यों? क्योंकि मुझे 25 जैकेट बनाने वाले चाहिए थे, टैंक टॉप्स बनाने वाले नहीं चाहिए थे. जिस वजह से एचआर का ये काम है कि एक तो क्वांटिटेटिव हायरिंग्स भी सही करे और क्वालिटेटिवली भी उसको मीट करे, क्योंकि क्वालिटीज वो हों जो रिक्वायर्ड हैं, उनकी स्किल्स वो हों जो रिक्वायर्ड हैं. इसमें इंक्लूडेड है इंश्योर करना कि इक्वालिटी और डाइवर्सिटी वर्कफोर्स पे कंसिडर की जाए. अब अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर आपको एक इक्वालिटी और डाइवर्सिटी रखनी होती है. अब ऐसा एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं इक्वालिटी की, कि मेरी 100 वर्कर्स की लेबर फोर्स है जिसमें 99 मेल है और एक फीमेल है. क्या ये इक्वल प्रोपोर्शन हुआ? नो. क्यों? क्योंकि मेरे वर्क अब वो एक खातून जो है, देयर इज इट्स हाईली लाइकली दैट शी वोंट बी कंफर्टेबल with the other 99 men because there is a difference between both of them, right? So उसको इंश्योर करना चाहिए कि इक्वालिटी है, कि भाई अब हर एज ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड आपने रखी हुई है. कि आप जरूरी ऐसा ना हो कि सारे वर्कर्स आपके 40 प्लस है, सिर्फ दो वर्कर्स जो हैं वो अंडर 20 है या अंडर 30 है. ये भी एक इक्वालिटी का केस नहीं हुआ. उसी तरीके से इक्वल मेल फीमेल हायरिंग हो, रेशियो जेंडर रेशियो आपने मेंटेन किया हो, और डाइवर्सिटी कि मैं मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड से पीपल हायर करूँ. मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरी सारी वर्कफोर्स एक कल्चर डोमिनेंट हो. उससे क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी नहीं आती और ये आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट करता है, और ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं. इसमें स्टाफ अननेसेसरी. अब एक बंदा है जो कॉन्स्टेंटली लेट किया जा रहा है, अगर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि प्रोडक्शन का तो काम प्रोडक्शन करना है, उनका टाइम, उनका काम आपके की केपीआईज मेंटेन करना है ही नहीं. तो किसका काम होगा उसको, उस लेट कमर को पहले तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, डिसिप्लिनरी एडवाइस देना, और फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लेना एचआर का. कि अगर वो बंदा इवन आफ्टर बीइंग एडवाइज टू बी ऑन टाइम फिर भी लेट होता है, तो ये एचआर का काम है कि उस बंदे को कांटेक्ट करें, उस बंदे को बताएं कि भाई आप बार बार लेट हुए, आपको एडवाइस की तब भी आप नहीं आए, तो आपको डिसमिस किया जाता है. या फिर भी आपने कोई रूल ब्रीच किया तो जिस वजह से आपको डिसमिस किया जाता है. एडमिनिस्टर रिडंडेंसी प्रोसीजर इफ रिक्वायर्ड. हमने डिस्कस किया कि रिडंडेंसी क्या होती है. तो यहाँ पर तो एचआर एडवाइस कर रही थी, यहाँ पर अगर एडमिनिस्टर करनी पड़े तो वो भी करेगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंश्योर दैट एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन इज कंप्लाइड विद. हर मुल्क में डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं. जैसे एक एम्प्लॉयमेंट लॉ एग्जांपल लेते हैं कि आप 8 घंटे से ज़्यादा वर्कर से काम नहीं करा सकते, या फिर आपकी मिनिमम वेज है 32,000 रुपीज़, एग्जाम्पल है. तो ये इंश्योर करना चाहिए एचआर डिपार्टमेंट को कि किसी बंदे को इससे कम पे ना रखा जाए, क्योंकि अगर इससे नीचे रखेंगे तो कुछ इश्यूज आएंगे जिससे एचआर को डील करना पड़ेगा अगर लेजिस्लेशन ब्रीच की जाए. तो ये कुछ रूल्स थे एचआर के. अगर किसी भी रूल में आपको कोई भी एम्बिग्विटी है तो आप वापस वीडियो गो थ्रू करें, नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करें. एंड एट लास्ट एक डेफिनेशन है वर्कफोर्स प्लानिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए. So workforce planning is anticipating and acquiring the number of employees with the knowledge and skills that will be required by the business in the future compared to those currently employed. ये कंपेयर करना कि आपके पास पहले वर्कफोर्स प्लानिंग होती है कि आप ये डिसाइड करें आपको कितने वर्कर्स की नीड है, फिर आप और उनके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, फिर आप असेस करें कि आपके पास इन स्किल के साथ कितने वर्कर्स करंटली एम्प्लॉयड है. जो भी डिफरेंस आ रहा हो आप उसको फुलफिल करें. कि अगर वर्कर्स ज़्यादा हैं और फ्यूचर में नीड कम है तो रिडंडेंसी का प्रोसेस इनिशिएट करें, और अगर वर्कर्स की नीड ज़्यादा है स्किल विद दैट पर्टिकुलर स्किल और आपके वर्कर्स कम है तो हायरिंग करें.
Example question है, if you want, you can give it a try. And if you want, I'll be also sharing the answer for it with you.